तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्या वायर की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको 10 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिले या फिर आपको ना मिले, क्योंकि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा रखा गया था, इसलिए इस आईपीओ में काफ़ी कम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उन्हें कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एंड जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उन्हें इस आईपीओ में कैसे लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्योंकि 10 दिसंबर को तीन तीन मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट होने वाला है, तो कौन से आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए एंड किस आईपीओ में फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। तो अगर सेम क्वेरी दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, या फिर जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो ज़्यादातर फ्रेश एंट्री पर रहेगा। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अभी फिलहाल इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका डिमांड क्या चल रहा है। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो इसका ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 8 से 10% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। कभी 8% के आसपास है एंड कभी 10% के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी लगभग इस हिसाब से कहीं ना कहीं लगभग लगभग आपको 1200 से लेकर 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। यानी दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस पॉइंट 48 रुपये से 52 रुपये के आसपास रखा गया था, जबकि ग्रे मार्केट में इसका डिमांड 8 से 10% के आसपास बना हुआ है। तो इसका एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं 55 रुपये से लेकर 60 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों याद रहे कि हमें कभी भी किसी भी आईपीओ के केवल उसके जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए में भी इसका लिस्टिंग 10% के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है, 10% के नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर 10% के ऊपर लिस्टिंग मिलता है तब तो हमारा इसमें फ्रेश एंट्री का चांस काफ़ी कम बन जाएगा, एंड अगर 10% के नीचे लिस्ट होता है तो इसमें हमारा फ्रेश एंट्री का भी मौका ठीक ठाक बन जाएगा। पर दोस्तों याद रहे कि 10 दिसंबर को जैसे मार्केट का कंडीशन रहेगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इसका लिस्टिंग में भी 10% के ऊपर हो या फिर 10% के नीचे हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए, एंड इसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। या इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, या फिर इस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों फ्रेश एंट्री के बारे में, तो फिलहाल आप देख ही सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 27 के पी पे लेके आई थी, जबकि 52 रुपये की तुलना में अगर ये 55 से 60 रुपये के आसपास लिस्ट होती है तो इसका जो पी रेशियो हो जाएगा वो लगभग आपको 31 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है, जैसे राम रतन वायर हो गया या फिर प्रिसीजन वायर हो गया। राम रतन का पी रेशियो लगभग आपको 42 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि प्रिसीजन वायर का पी रेशियो लगभग आपको 53 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों का पी रेशियो हमारे विद्या के लिस्टिंग पी रेशियो से काफ़ी ऊपर है। इसलिए फिलहाल दोस्तों टारगेट के लिए ना ही हम राम रतन का पी रेशियो लेने वाले हैं एंड ना ही प्रिसीजन वायर का पी रेशियो लेने वाले हैं। जबकि अगर आप इन दोनों का एवरेज पी रेशियो भी देखते हैं तो भी लगभग आपको 47 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम 47 को भी टारगेट ना करते हुए केवल 35 से 40 के आसपास का पी रेशियो लेते हैं, तो भी दोस्तों हमारा जो टारगेट रहेगा वो शॉर्ट टर्म में कहीं 70 से 75 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 60 से 70 रुपये के आसपास लिस्ट होता है एंड मार्केट अच्छा चलता है तो इजीली आपको 35 से 40 के पी पे जाते हुए नजर आ जाएगा, जहाँ पे लगभग लगभग 70 से 75 का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। बट याद रहे दोस्तों कि अगर मार्केट ठीक ठाक रहेगा तो ही ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएगा। मार्केट अच्छा रहा, प्री आई पोजीशन में इसका डिमांड ठीक ठाक रहेगा तो मे भी इस आईपीओ का टारगेट इजीली अचीव हो सकता है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएगा। पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 25% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जबकि प्रॉफिट में वही लगभग 60% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। बात करें कंपनी के आरओई के बारे में तो आरओई लगभग 25%, आरओसी लगभग 20%, डेट टू इक्विटी 0.88 का है, एंड वहीं प्रॉफिट मार्जिन लगभग 3% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों कंपनी के ऊपर थोड़ा सा तो डेट है, बट इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उनमें से 100 करोड़ के आसपास कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर की जाएगी। वहीं अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर अपने आप में काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है। आपको तो पता ही होगा कि ये कंपनी कॉपर एंड एल्युमिनियम्स का वाइंडिंग वायर बनाती है,
जो इंडिया में टॉप 5 मैन्युफैक्चरर में से एक है, जिसका इस इंडस्ट्री में लगभग आपको 40 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों तो आईपीओ का टोटल इशू साइज 300 करोड़ के आसपास ही था, जिसमें से 274 करोड़ का फ्रेश इशू था एंड लगभग 26 करोड़ का केवल ऑफर फॉर सेल रखा गया था। यानी दोस्तों ज़्यादा जो पैसा है वो कंपनी के पास गया है, जिससे ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। कुछ पैसा लोन को चुकाने के लिए यूज करेगी, कुछ बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। एंड इसमें से भी बात करें दोस्तों तो एचएनआई प्लस रिटेल का जो कोटा मिला के होने वाला है वो 150 करोड़ के आसपास होने वाला है। 150 करोड़ का जो फंड होगा वो इजीली क्यूआईबी एंड एंकर के लिए ब्लॉक रखा गया है, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ में ऑलरेडी एंकर की तरफ से 90 करोड़ का जो फंड है वो रेज कर लिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा एंड ठीक ठाक नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे बंधन स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड्स एंड इवन एलआईसी म्यूचुअल फंड का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों 300 करोड़ के आईपीओ में केवल आपको 150 करोड़ का ही सप्लाई देखने को मिल जाएगा। इसलिए मे भी अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो ये सप्लाई का डिमांड भी पूरा हो जाएगा एंड इस आईपीओ में ठीक ठाक आपको डिमांड देखने को मिल सकता है। इसलिए मे भी लिस्टिंग के बाद एंड लिस्टिंग के दिन मार्केट अच्छा रहता है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में गिरावट रुकता है, तो मे भी इसका टारगेट शॉर्ट टर्म में 70 से 75 का इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। बट वहीं बात करें दोस्तों कि क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो वैसे 10 दिसंबर को तो 3 आईपीओ का लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा, मीशो का, एक्विस का एंड इवन विद्या का। हालांकि मीशो का आईपीओ एंड एक्विस का आईपीओ तो बड़ा आईपीओ कंसीडर किया जाएगा, बट विद्या का आईपीओ आपको छोटा कंसीडर करना होगा, क्योंकि इसका जो इशू साइज था वो काफ़ी छोटा था। इसलिए इसका लिस्टिंग कहीं 10% के नीचे होता है तो मे भी दोस्तों इस आईपीओ में ठीक ठाक डिमांड आ सकता है। इसीलिए अगर आपको इस आईपीओ को होल्ड करना है तो मे भी दोस्तों आप इस आईपीओ के प्राइसमेंट को स्टॉप लॉस मान के आप इसको शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपको दोस्तों इस आईपीओ को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा आईपीओ आने वाला है, उसमें आप लगाने वाले हैं, तो मे भी आप इसको लिस्टिंग के दिन ही सेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिस्टिंग के दिन इस आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में डिमांड को देखते हुए आपको इस आईपीओ को लिस्टिंग के दिन ही सेल कर देनी चाहिए। अगर डिमांड अच्छा हो तो डे एंड तक इस आईपीओ को आपको सेल कर देनी चाहिए। अगर डिमांड अच्छा ना हो तो इवन लिस्टिंग होते ही इस आईपीओ को आपको सेल कर देनी चाहिए। बट याद रहे दोस्तों कि जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना लिस्ट लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ दोस्तों, याद रहे कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। 3 आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, तो सबसे पहले तीनों आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में उनके डिमांड एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद ही आपको इन आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ का प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के इस आईपीओ का प्री आईपीओ एनालिसिस में हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद उसमें ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर अच्छा खासा ऊपर के लेवल से सप्लाई हमें देखने को मिल सकता है। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी विद्या वायर्स के आईपीओ को लेकर। आपका क्या स्ट्रेटजी है? आप इस आईपीओ में होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या फिर इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक अभी बहुत सारा आईपीओ आने वाला है, अगर उन सब का रैंकिंग एंड रिव्यू नहीं देखे हैं अभी तक तो इन सब वीडियो पे टैप करके इन सभी आईपीओ का फुल रिव्यू एंड रैंकिंग वाला वीडियो जरूर देख ले।